नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, बकायदा आपको आगे कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा कि 8वां पे कमीशन लागू होने से पहले आपका डीए 71% तक आपको मिलेगा। जी हां, इसका कैसे कैलकुलेशन होगा, कैसे होगा वो आपको फायदेमंद, ये भी आगे बताऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक सवाल है, आप गुड पेंशनर हैं या बैड पेंशनर हैं? आप हीरो पेंशनर हैं या जीरो पेंशनर हैं? क्या आपने अपने सर्विस रिकॉर्ड में बच्चों का नाम का स्पेलिंग, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, खुद का डेट ऑफ बर्थ, या वाइफ का नाम का स्पेलिंग, वाइफ का डेट ऑफ बर्थ, या आपका एड्रेस, कुछ भी हो जो सर्विस रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ डिटेल्स है, क्या आपने अपडेट करा के रखा है या गलत पड़ा हुआ है? अगर गलत है तो आप आने वाले समय में मुश्किल में फंस सकते हैं और आप एक बैड पेंशनर कहला सकते हैं। इसको लेकर भी आगे आपको लेटर दिखा करके महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ एक सवाल हुआ है, क्या एलएमसी वाले पेंशनर्स प्रीमेच्योर हैं? क्या उनको प्रीमेच्योर काउंट किया जाता है या उनको नॉर्मल बाकी पेंशनर्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं? इसके बारे में भी आगे आपका डाउट क्लियर करूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इलीगल रिकवरी को लेकर और ओपीटी फिक्स का फायदे को लेकर के पीएओआर से एक लेटर जारी किया गया है एक पेंशनर के संदर्भ में। उसको देख करके समझेंगे कि कैसे ओपीटी फिक्स से पेंशनर का अभी भी फायदा होना बचा हुआ होता है। चलिए, इन्हीं जानकारियों के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और साथ ही साथ आप सबसे अपील है कि आसाम में फ्लड सिचुएशन खराब है, तो ऐसे में हम खुद ही मदद लेकर के जाने वाले हैं फ्लड अफेक्टेड एरिया में। तो आपकी तरफ से आप कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड है, और साथ ही साथ मैं मैसेज में पिन करके अकाउंट डिटेल्स भी डाल दूंगा। आप अगर क्यूआर कोड में ट्रांसफर ना हो तो अकाउंट में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि हम अपनी तरफ से सैनिक पाठशाला के परिवार की तरफ से कुछ मदद लेकर के हम वहां जा सकें। कुछ दिनों के बाद जाएंगे, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है अंदरूनी इलाके में अभी भी पहुंचना मुश्किल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, रिकवरी इलीगल है, वापस देना पड़ेगा। ओपीटी फिक्स का पार्ट 2 ऑर्डर जरूर चेक करें। जी हां दोस्तों, ये एक पीएओआर का लेटर है, जिस लेटर में इन दोनों चीजों को, इन दोनों विषयों को जो है कवर किया गया है। चलिए लेटर देख के समझते हैं दोस्तों। ये पीएओआर ने पेंशनर को एक लेटर एड्रेस किया है। 20 जुलाई 2026 का ये लेटर है। इस लेटर को देखिए कैसे आपको रिकवरी के संदर्भ में और साथ ही साथ ओपीटी फिक्स के संदर्भ में एक बड़ी बात सामने आई है, वो जानने को मिलेगी। आप देख पा रहे हैं यहां पर ग्रीवेंस डाला गया था सीपी ग्राम्स का, उसका जवाब के तौर पर यह लेटर भेजा गया पेंशनर को, और इसमें कहा गया है, इन द अबव कॉन्टेक्स्ट इट इज इंटीमेटेड दैट यू हैव बीन ड्रॉन वन एडिशनल इंक्रीमेंट एरोनियसली फ्रॉम 1 जुलाई 2020 टू 31 जुलाई 2025। देयरफॉर रिकवरी हैज बीन मेड ड्यूरिंग एफएसए बाय द सिस्टम। यानी कि यहां पेंशनर को कहा गया है, रिकवरी के संदर्भ में जब पेंशनर ने अपना ग्रीवेंस डाला, शिकायत डाला कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के हिसाब से आप हमारा रिकवरी नहीं कर सकते, तो पीओआर उनसे यह जवाब दे रहा है, उनको बोल रहा है कि आपको हमने गलती से एक इंक्रीमेंट लगा दिया था, जो आपको जुलाई 2020 से जुलाई 2025 तक हमने भुगतान किया था, उसी का हमने रिकवरी आपका एफएसएमए से किया है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ही इलीगल है। 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक आप उनको एडिशनली एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देते रहे, और आखिर में जाकर के जब वो पेंशन आ रहे थे तो उनका पेंशन में से, एफएसए में से आपने पैसे काट लिए। इसी चीज के अगेंस्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं ये इलीगल रिकवरी है। इस रिकवरी को लेकर पेंशनर अगर कोर्ट में जाए तो पेंशनर के फेवर में जजमेंट आएगा। अब इसी लेटर में और एक मसले को लेकर के पीओआर ने क्लैरिफाई किया है, जो बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, फर्दर योर ओपीटी फिक्स डीओ2, ये इतना डेटेड 10 जून 2026 फ्रॉम डेट 1 नवंबर 2021 फॉर प्रमोशन ऑफ सुबेदार हैज बीन नाउ एडजस्टेड एंड एरियर्स विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट इन द एंसुइंग मंथ। देखिए, इनका 1 नवंबर 2021 से ही ओपीटी फिक्स का पार्ट 2 ऑर्डर ड्यू था, जो पार्ट 2 ऑर्डर होने के बाद अब पीओआर ने एक्सेप्ट किया है कि आपका पार्ट 2 ऑर्डर को हम एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करके एडजस्ट करके आपका जो भी एरियर है उसका भुगतान हम आपको कर देंगे आने वाले समय में, आने वाले महीने में। तो कहीं ना कहीं देखिए, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स अभी भी हैं जिनको ओपीटी फिक्स का फायदा लागू है, लेकिन उनको जानकारी के अभाव से नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, ओपीटी फिक्स केवल उनको लागू है जो 2016 के बाद में सर्विस में थे, और साथ ही साथ 2016 के बाद उनको या तो प्रमोशन मिला हो या उनका एमएससीपी अपग्रेडेशन मिला हो।
तो उसके साथ साथ एक ओपीटी फिक्स का भी फायदा उनको एक इंक्रीमेंट का मिल सकता है। उसी को लेकर के जब पेंशनर ने गुहार लगाया तब जाकर के ये पीओआर एडजस्ट करने को लेकर के राजी हुआ है, जो आप यहां पर लेटर देख पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपका भी 2016 के बाद प्रमोशन या एमएससीपी एडजस्ट हुआ हो और ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर ना हुआ हो, तो आप भी जरूर शिकायत डालने से कार्रवाई हो सकता है दोस्तों। इस तरीके से आपका एफएसए से रिकवरी हुआ हो तो आप भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेस पर पहले केस टेकअप करें, नॉर्मली सीपी ग्राम से या किसी और माध्यम से। अगर आपकी गुहार ना मानी जाए तो आप भी कोर्ट के पास जा सकते हैं। रिकवरी के केसेस में लगभग फैसले पेंशनर के फेवर में ही आते हैं, और साथ ही साथ ओपीटी फिक्स का भी अगर आपका पार्ट ऑर्डर ड्यू हो तो उसका भी फायदा जरूर लें। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, क्या एलएमसी वाले पेंशनर्स पीएमआर होते हैं या वो नॉर्मल रिटायरी के तहत बाकी की सुविधाओं ले सकते हैं? जी हां, एक सवाल आया है दोस्तों, ये सवाल आप देखिए, जिसमें पेंशनर ने पूछा है, सर वन क्लैरिफिकेशन, एलएमसी पर्सन कम्स अंडर प्रीमेच्योर रिटायरीज और नॉट? यानी कि क्या जो एलएमसी ग्राउंड में रिटायरमेंट आते हैं वो प्रीमेच्योर रिटायरी कहलाते हैं या नहीं कहलाते? देखिए इसमें आपको समझना पड़ेगा, अगर आप एलएमसी हैं लेकिन आप पूरा सर्विस करके आए हैं तो आप प्रीमेच्योर नहीं कहलाएंगे। जैसे सिपाही हैं 17 साल करके आए, नायक हैं 22 साल करके आए, हवलदार हैं 24 या 26 साल करके आए, तो आप प्रीमेच्योर नहीं कहलाएंगे। लेकिन यहां भी और एक कंडीशन है, आप मान लीजिए आप नायक हैं, फॉर एग्जांपल नायक हैं, आपने 22 साल से नौकरी बढ़ाकर 24 साल कर दिया। अब उस 24 साल के दौरान आपका ऐसा कैटेगरी था जिसमें आपका सर्विस बढ़ोतरी हो गया, लेकिन उस 24 साल के दौरान आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आ गए तो आप प्रीमेच्योर कहलाएंगे, बेशक आपका नायकी हो में 22 साल सर्विस क्यों ना हुआ हो, आप ऐसे कंडीशन में प्रीमेच्योर रिटायरी कहलाएंगे। और दूसरी चीज, आप मेडिकली अनफिट या शेप वन में नहीं है, आप मेडिकल कैटेगरी हैं, और ऐसे कंडीशन में आपने मान लीजिए शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट के लिए अनविलिंग कर दिया, या तो फिर आपने विलिंग किया, सीओ साहब ने नॉट रिकमेंड किया, तो ऐसे कंडीशन में भी आप प्रीमेच्योर नहीं कहलाएंगे। लेकिन कोई एलएमसी है लेकिन प्रीमेच्योर वाला एप्लीकेशन लिख करके, एप्लीकेशन सबमिट करके फिर आए हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप प्रीमेच्योर होंगे, बेशक आप एलएमसी ही क्यों ना हो। तो ये है कंडीशंस प्रीमेच्योर और नॉर्मल एलएमसी रिटायरी के बीच में। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी से पहले डीए 70% या 71% पहुंचना तय है। आगे पूरा काटा जाएगा आपका जनवरी 2026 से लेकर डीए का अमाउंट। जी हां, आपको इसको समझाने के लिए मैं एक ये चार्ट दिखाता हूं। ये चार्ट देखिए, डीए बिफोर 8 सीपीसी, यानी कि जब तक 8वां पे कमीशन लागू होकर हमें भुगतान नहीं शुरू होता है तब तक तो हमें 7वें पे कमीशन के हिसाब से ही मिलता रहेगा सब कुछ, जो भी मिलना है, बेसिक पेंशन मिलना है, डीए मिलना है, तो उस हिसाब से आगे डीए की बढ़ोतरी 7वें पे कमीशन के रूल के हिसाब से ही होती रहेगी। जैसे कि अभी जुलाई से होनी है, जुलाई से जो बढ़ोतरी होनी है वो 63% की होनी है। आगे उसी तरीके से जब तक 8वां पे कमीशन इंप्लीमेंट नहीं हो जाता वो बढ़ोतरी होती रहेगी। इस तरीके से जनवरी में हमारा 60% डीए हो गया, जबकि जनवरी से 8वां पे कमीशन लग चुका है। अब जुलाई में हमारा डीए 63% हो गया, हो जाएगा, जबकि जुलाई में भी 8वां पे कमीशन का ही पीरियड है लेकिन लागू नहीं हुआ है। 8वां पे कमीशन का अभी पीरियड चल रहा है लेकिन लागू नहीं हुआ है। अब आगे देखिए उसी तरीके से जनवरी 2027 में 65%, ये एक्सपेक्टेड है, ये सारे एक्सपेक्टेड हैं नीचे के, अभी तक वो डिक्लेयर नहीं हुआ लेकिन ये मान लीजिए ये कंफर्म है। उसके आगे जनवरी 2027 में 65%, जुलाई 2027 में 68% और जनवरी 2028 में लगभग 71%। और एक चीज आप मान के चलिए कि जनवरी 2028 से पहले मेरे ख्याल से तो पे कमीशन का इंप्लीमेंटेशन मुश्किल है। लेकिन आगे क्या होगा, अब ये जो आपने डीए ले लिया, ये डीए मान लीजिए इस पीरियड में, मान लीजिए आपने ये भी 2-2.5 साल में मान लीजिए 2 लाख रुपए आपने डीए ले लिया, केवल डीए की बात कर रहा हूं, पेंशन, बेसिक पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब क्या होगा, जैसे ही 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा, ये 6 महीने में डीए रहेगा 2%, फिर आगे एक्सपेक्टेड 2%, 5%, 7% और 10% होगा आपका नया बेसिक में। 8वां पे कमीशन लग के जो नया बेसिक बनेगा उस पर आपका ये वाला डीए होगा, तो डीए में तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। आप देखिए, तो ये अमाउंट मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए डीए के लिए ले लिया, डीआर जिसे कहते हैं, और मान लीजिए नया बेसिक में अगर बेसिक 3.833% के हिसाब से बढ़ा
तब तो डीए का अमाउंट भी अच्छा खासा होगा। लेकिन अगर मिनिमम बढ़ोतरी होती है 1.92 2.0 की जैसी बढ़ोतरी होती है, तो महज अगर यहां 2 लाख लिया तो महज यहां लगभग 30 से 40 हजार मान लीजिए, 30 से 40 हजार भी शायद ना हो अमाउंट। तो अब क्या होगा, जो 8वां पे कमीशन का आपका पूरा एरियर बनेगा, उसमें से ये जो डिफरेंस का अमाउंट है ये एडजस्ट होकर के आपको एरियर मिलेगा, एरियर थोड़ा सा कम होगा। इसीलिए आपको अभी फिलहाल तो 7वें पे कमीशन के हिसाब से ही 71% या 70% तक डीए बढ़ के मिलता रहेगा। बाकी आगे जब नया डीए लागू हो जाएगा तब उसका एडजस्टमेंट होके आपको एरियर 8वां पे कमीशन का मिलेगा दोस्तों। चलिए अब चलते हैं आखिरी जानकारी की ओर। और आखिरी जानकारी है दोस्तों, क्या आप एक हीरो पेंशनर हैं या आप जीरो पेंशनर हैं? क्या आप एक गुड पेंशनर हैं या आप बैड पेंशनर हैं? आपका अगर सर्विस डिटेल्स चाहे स्पर्श में गलत हो, चाहे रिकॉर्ड के अंदर गलत हो, चाहे पीओआर में हो, चाहे पीसीडीए में हो, चाहे जिला सैनिक बोर्ड में गलत हो, अगर आपका डिटेल्स गलत है तो आप हीरो पेंशनर नहीं हो पाएंगे, आप गुड पेंशनर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपके ना रहने की स्थिति में आपके परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपका डिटेल सही अपडेटेड नहीं है तो इसको लेकर के आगे मैं आपको एक पीपीओ और लेटर दिखा के समझाऊंगा कि यह मुद्दा कितना अहम और कितना महत्वपूर्ण है। जी हां, चलिए, क्या आपके भी परिवार का डेट ऑफ बर्थ गलत है या नाम गलत है, आपने कार्रवाई करके भी सही नहीं हुआ है? जी हां, ऐसे भी केसेस हैं कि पार्ट ऑर्डर भी करवा लिया या पार्ट ऑर्डर के लिए डॉक्यूमेंट भेज दिए लेकिन अभी भी सही नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपने क्या कार्रवाई करना है, क्योंकि आप ही जो है जिम्मेवार होंगे, आखिरकार आपके ही परिवार को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इंश्योर करें, चेक करें। सबसे पहले तो मैं आपको एक पीपीओ और एक लेटर दिखा के महत्वपूर्ण चीज समझाना चाहूंगा, उसको देखते हैं। दोस्तों अभी अभी आपने जो पीपीओ देखा था 2025 का पीपीओ था और इन्हीं पेंशनर का पीपीओ था। अब देखिए, अब 2012 में इन पेंशनर को एक लेटर आ रखा है रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, देखिए 24 सितंबर 2012 में, और इस लेटर के जरिए उनका पार्ट ऑर्डर पब्लिश करके उनका वाइफ का नाम, बच्चों का नाम, सारा नाम चेंज का जो है पार्ट ऑर्डर पब्लिश कर दिया गया था, जिसका इंटीमेशन रिकॉर्ड ऑफिस ने 2012 में ही पेंशनर को दे दिया था। और 2012 के ही पार्ट ऑर्डर हैं अगर आप देखेंगे तो, जिसमें आप देखिए वाइफ का नाम क्या है, 2 अक्षरों का नाम है। कहने का मतलब है कि आज के डेट में भी पीपीओ में पुराना नाम घूम रहा है, जबकि पेंशनर ने अपना वाइफ का नाम का चेंज ऑफ नेम का पार्ट ऑर्डर करा लिया था। उनका बच्चों का भी, ये देखिए बच्चों का भी डिटेल्स है, मैंने नाम हाइड कर दिया है, लेकिन बच्चों के भी नाम चेंज होकर के पार्ट ऑर्डर ऑलरेडी पब्लिश हो रखे थे। लेकिन आपने पीपीओ में देखा कि वाइफ का नाम गलत है पीपीओ के अंदर, और वो भी 2025 में निकला हुआ पीपीओ है, और बच्चों का डिटेल्स तो उस पीपीओ में है ही नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको भी चेक रखना है दोस्तों। अब 2012 में लेटर तो आ गया था लेकिन स्पर्श में उनका डिटेल्स अपडेट हुआ ही नहीं। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है आगे समझेंगे। तो अभी आप सबने देखा दोस्तों, 2012 में ही सब कुछ सही कर दिया गया था, लेकिन आज भी पीपीओ में गलत है। अब ये स्पर्श के अंदर भी गलत हो सकता है, या हो सकता है पुराने पीपीओ में भी गलत था। तो ऐसे में अगर आप स्पर्श माइग्रेटेड हैं तो आपने स्पर्श में लॉगिन होना है, माई प्रोफाइल में जाना है, मैनेज प्रोफाइल में जाना है, फैमिली डिटेल्स में जाकर के ये सारी चीजों को सही कर लेना है। सही करने के बाद जब सिस्टम डॉक्यूमेंट मांगेगा, आपसे पार्ट ऑर्डर मांग सकता है, आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांग सकता है, तो आपने क्या करना है, क्लिक करना है। बर्थ सर्टिफिकेट में क्लिक कीजिए, पार्ट ऑर्डर में क्लिक कीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड से आया हुआ लेटर है उसी को स्कैन करके सबमिट कर दीजिए। जैसे ही वो रिकॉर्ड ऑफिस से वेरीफाई हो जाएगा, आपका सारा डिटेल्स अपडेट भी हो जाएगा स्पर्श के अंदर, साथ ही साथ नया पीपीओ भी जनरेट हो जाएगा। तो आप अगर हीरो पेंशनर या गुड पेंशनर बनना चाहते हैं तो ये कार्रवाइयां अपने परिवार के लिए कम से कम जरूर करें। अगर गलतियां हैं तो उनको समय रहते, आपके रहते उनको सुधार लें, ताकि परिवार को कोई भी समस्या का जो है सामना करना ना पड़े फैमिली पेंशन शुरू कराने के लिए। और साथ ही साथ आखिर में फिर से आपसे गुजारिश है, आसाम के बाढ़ पीड़ितों को मदद अगर आप करना चाहते हैं, आप अगर डोनेट करना चाहते हैं तो ये है क्यूआर कोड। अगर क्यूआर कोड में पेमेंट ना हो तो आप बैंक डिटेल्स में जो कमेंट है, कमेंट में पिन वाला मैसेज है, सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा कमेंट में, वहां पर बैंक डिटेल्स भी आपको मुहैया करा दूंगा। आप चाहें तो मदद कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद हम जा करके ये पूरा सैनिक परिवार, सैनिक पाठशाला परिवार का जो मदद है वो उनके हाथों में, उनके जगह पर जाके हम हैंड ओवर करके आएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।